हेलो एवरीवन। क्लास 12 सीबीएसई विषय हिंदी पाठ संख्या 14 पहलवान की ढोलक। बेटा आज इस चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। ठीक है, इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें लिखिए। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए, कुश्ती और ढोल का गहरा संबंध है। पहलवान जो था वो ढोल की आवाज़ सुनकर ही प्रेरित हो रहा था। ढोल की आवाज़ ने उन्हें चुनौती का स्वर सुनाई देता था। लुट्टन पहलवान न तो ढोल की आवाज़ से आश्चर्यचकित शक्ति प्राप्ति थी उसे, ढोल की गिरती उठती आवाज़ के लुट्टन ने व्यंजित अर्थ निकाले। उसने ढोल की ऊंची आवाज़ से प्रेरणा ली, वह उसे बाहर निकालने के लिए उकसा रहा है। ठीक है, इसी तरह हर मुश्किल में लुट्टन ने ढोल की आवाज़ का सकारात्मक उत्तेजित करने का अर्थ निकाला और कामयाब हो गया। ढोल की आवाज़ हर किसी के मन पर प्रभाव डालती है। ठीक है, पाठ में कई ऐसे ध्वन्यात्मक शब्द नाद सौंदर्य की अनुभूति कराते हैं। ढोल की आवाज़ सुनकर मन में लुट्टन को जोश का अनुभव होता था और मन ही मन किसी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता था। मन में उठी यही तरंगे अशक्त शक्ति में शक्ति का संचार करती हैं। देखिए, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेच में क्या समानता थी। जैसा कि बेटा आपको समझाया था कि जब वो कुश्ती कर रहा था तो जो ढोल था, ढोल की जो ध्वनि थी, उससे सुनकर जो लुट्टन पहलवान था वो प्रेरित हो रहा था, मोटिवेट हो रहा था। उसे मोटिवेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि ढोल ही था। जैसा कि उसने कहा कि मेरा गुरु मेरा ढोल ही है। अब वो चांद सिंह था, उसे तो हौसले को बढ़ाने के लिए बाकी सारे दर्शकगण थे, लेकिन इसको प्रेरित करने वाला सिर्फ ढोल ही था। ठीक है, नेक्स्ट है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। देखिए, 9 वर्ष की अल्पायु में ही बेटे लुट्टन के सिर से माँ बाप का साया उठ गया था, है ना। उसकी सास ने उसका पालन पोषण किया था, वह साधारण सा जीवन जी रहा था। चांद सिंह नामक प्रसिद्ध पहलवान को चितकर वह विशेष बन गया था। राजाश्रय प्राप्त होने पर उसके शाही जीवन की शुरुआत हुई। वह 15 वर्षों तक बेफिक्री से राजा के दरबार में रहकर कार्य कर रहा था। क्योंकि 15 वर्ष तक, क्योंकि राजा ने उसे दरबार में रखा था। क्यों? क्योंकि वो कुश्ती में जीता था। किससे जीता था? चांद सिंह से। चांद सिंह से कुश्ती जीतने की वजह से उसे राजा ने अपने दरबार में रख दिया था। और ये समय कितने समय व्यतीत हुआ? 15 वर्ष। ठीक है, फिर जब राजा की मृत्यु हो जाती है, राजा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सारा कार्यभार संभालता है। पुनः इसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। नीच से उच्च जाति का सम्मान प्राप्त कर रहे लुट्टन पहलवान को बच्चों की मजदूरी कर निर्वाह करना पड़ा, क्योंकि अब उसके पास और कोई सोर्स नहीं था कमाने का। ठीक है, पहले राजा के दरबार में 15 वर्ष खूब अच्छे से रहा। पुत्र आ गया राजा का, पुत्र राजा की मृत्यु के बाद कार्यभार राजा के पुत्र ने संभाला। अब वो दंगल की जगह घोड़ों की रेस को महत्व देता था। उसने लुट्टन और उसके पुत्रों को हटा घर यहाँ से राजमहल से निकाल दिया था। फिर ये मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। कौन? लुट्टन पहलवान। ठीक है, बच्चों की मजदूरी पर निर्वाह करना पड़ता, उसे अपनी खुराक के अनुरूप भोजन भी नहीं मिलता था। जीवन के तीसरे और अंतिम पड़ाव में भी उसे बेहाली का जीवन व्यतीत करना पड़ा। देखिए, शुरू का समय उसके जीवन का कष्टप्रद था और लास्ट का समय, बीच के 15 वर्ष लुट्टन पहलवान के बहुत अच्छे से
व्यतीत हुए, क्योंकि 15 वर्ष तो वो राजा के दरबार में ही रहा। तो ठीक है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए, समझ आ गया। नेक्स्ट है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यह ढोल ही है। लुट्टन जो था बेटा, वो ढोल को ही अपना गुरु मानता था। लुट्टन निम्न जाति से संबंध रखने वाला हष्ट-पुष्ट नौजवान था। उस समय उच्च या क्षत्रिय जाति के नवयुवक की कुश्ती लड़ते थे और राज दरबार में स्थान पाते थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में लुट्टन ने भी कुश्ती में हाथ दिखाए तो केवल ढोलक की वजह से। जो लुट्टन था वो निम्न परिवार से था, निम्न जाति का था, ठीक है, लेकिन उसने चांद सिंह को कुश्ती में चुनौती दे दी थी और वो कुश्ती में जिताने का कारण कौन था, उसे प्रेरित कौन कर रहा था, उसका ढोल। अपनी पहली बड़ी कुश्ती में उसने ढोल की उतार चढ़ाव वाली आवाज़ से ही क्या ली थी, प्रेरणा ली थी और विजय प्राप्त की। इसी कुश्ती से विजय होने पर उसे राजमहल में पदवी प्राप्त हुई। जिस प्रकार कुश्ती में विजय प्राप्त करने पर हर पहलवान अपने गुरु को प्रणाम करता है, उसी प्रकार लुट्टन ने भी अपने गुरु किसे माना, ढोल को। उसने सबसे पहले ढोल को प्रणाम किया। यह बात सिद्ध करती है कि उसका गुरु कोई और नहीं बल्कि ढोल ही है। गुरु वो होता है जो हमें शिक्षा देता है, लेकिन लुट्टन को जो भी शिक्षा मिली वो उसके ढोल से मिली। तो ये बात सही है कि लुट्टन पहलवान ने ऐसा कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता था। देखिए, गांव में महामारी फैली हुई थी, है ना। महामारी फैलने की वजह से सारा गांव उस महामारी की चपेट में आया हुआ था। दंगल में ढोल की आवाज़ में चुनौती देने की शक्ति वाले लुट्टन के जीवन में ढोल की अहम भूमिका थी। ढोल की किसी आवाज़ से वह गांव में फैली महामारी को चुनौती देता है। यद्यपि ढोलक की आवाज़ में महामारी को रोकने की शक्ति नहीं थी, लेकिन जब भी लुट्टन की ढोल बजती तो लोगों को यह आवाज़ सुनकर लोगों में मृत प्राय शरीर में प्राणों का संचार हो जाता था। गांव ने ऐसे उसे जो भी प्रसिद्धि दिलाई, शायद वह उसका ऋण चुका रहा था। अपने बेटों के देहांत के बावजूद भी, उसके दोनों बेटे मर गए थे, दोनों बेटों को कंधे पर लाद कर स्वयं नदी में बहाकर आ जाता है और ढोल बजाता है ताकि लोगों में मौत से लड़ने की शक्ति बनी रहे। उसे ये लगता है कि इन लोगों ने ही मेरी समय समय पर बहुत हेल्प की है और लोगों को भी लुट्टन की ढोल की आवाज़ उन्हें ऐसे प्रतीत होती थी जैसे संजीवनी के समान। तो तभी उसने मृत बेटों के बाद भी लुट्टन ने क्या किया, बेटों के देहांत के बाद भी लुट्टन ने ढोल बजाया। लुट्टन के सच्चे लोकनायक होने का परिचायक है। उसके लिए अपने दुख से बड़ा दुख गांव का दुख था, ठीक है। वो अपने दुख को इतना महत्व नहीं देता था जितना गांव के लोगों के दुख को महत्व देता था। कौन? लुट्टन। हो गया क्लियर बेटा। क्वेश्चन था, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता था। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। जब सारा गांव भूखमरी और महामारी का दंश झेल रहा था, ठीक है, तब ढोलक की आवाज़ गांव के लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रही थी। जब पूरा गांव महामारी से ग्रसित था तो उस समय सिर्फ और सिर्फ लुट्टन पहलवान की ढोलक ही पूरे गांव में संजीवनी का काम कर रही थी। ढोलक की आवाज़ से लोगों की कंपन शक्ति रहित रगों में बिजली दौड़ जाती थी और प्राण त्यागते प्राणियों को तकलीफ नहीं होती थी। उसके हृदय में मौत का
डर था। इस तरह रात भर ढोलक की आवाज़ गांव में फैले सन्नाटे और भय के वातावरण को दूर कर गांव को मौत से लड़ने की शक्ति प्रदान करती थी। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? लुट्टन पहलवान की ढोलक, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता था कि इस महामारी के समय ढोल की आवाज़ ही उन्हें संजीवनी हो, अर्थात उन्हें मौत से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्य उदय और सूर्यास्त के दृश्य का कैसा अंतर होता था? इस चैप्टर के बीच में आया है। देखिए, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्य उदय होते ही लोग कराते कराते अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों को ढांढस देते थे, अर्थात रात भर में कहीं किसी घर में कोई मृत्यु हो जाती थी, किसी के घर में ज़्यादा महामारी फैली होती थी, तो लोग सूर्यास्त होते ही, ठीक है, सूर्य उदय होते ही लोग अपने अपने घरों से निकलकर अपने पड़ोसियों को ढांढस देते थे, सहानुभूति प्रकट करते थे, एक दूसरे के दुख में सहानुभूति प्रकट कर उनके दुख को कम करने का प्रयत्न करते थे। जो मर चुके थे उनके दाह संस्कार या फिर उन्हें नदी में बहाने का विचार करते थे। किंतु सूर्यास्त होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता था। मरते बेटों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने तक की शक्ति भी माताओं में न थी। जब तक गीदड़ों और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ें ही सन्नाटे को तोड़ती थी। रात्रि के समय पूरा वातावरण निस्तब्ध रहता था, शांत रहता था, सिर्फ और सिर्फ आवाज़ें आती थी तो गीदड़ों और सियारों की, या सिर्फ लुट्टन पहलवान के ढोल के बजने की। ठीक है, तो सूर्य उदय के समय सब लोग एक दूसरे के घर चले जाते थे सांत्वना देने के लिए, सहानुभूति प्रकट करने के लिए, और किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसे नदी में बहाना या उसका अंतिम संस्कार करना। लेकिन रात्रि जो थी वो बिल्कुल शांत और निस्तब्ध वातावरण होता था। गीदड़ों और सियारों की आवाज़ों के अलावा सिर्फ लुट्टन पहलवान के ढोल की ही आवाज़ सुनाई देती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर का, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। ठीक है, पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है, कि वर्तमान समय में ऐसी स्थिति क्यों नहीं है? देखिए, बदलते सामाजिक परिवेश के प्रभाव के कारण हमारी लोक कला भी मृतप्राय हो गई है। नई सभ्यता के नाम पर लोगों ने पुरानी रीति रिवाजों, मनोरंजन के साधनों आदि से मुंह मोड़ लिया है। लोग कुश्ती या दंगल जैसे शौक को उबाऊ और गए जमाने का खेल कहकर नकार देते हैं। जैसा कि राज दरबार में राजा के पुत्र ने उस खेल को नकार दिया और किसे अपनाया? घुड़सवारी को अपनाया। नेक्स्ट है, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली? देखिए, आधुनिकता की अंधेर दौड़ में हमें अपनी लोक कलाओं के से हाथ धोना पड़ा है। मनोरंजन के स्थान पर और मनोरंजन के साधन और तरीकों की पूरी तरह बदल गए। यही कारण है कि आज कुश्ती और दंगल जैसे शौक पीछे छूट गए हैं और उसकी जगह क्रिकेट, बॉक्सिंग, ठीक है, तीरंदाजी जैसे आधुनिक खेलों ने जगह ले ली है। कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? क्या क्या कार्य कर सकते हैं कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए? देखिए, कुश्ती को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, कि कुश्ती का प्रतियोगिता हो, ठीक है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। कुश्ती में प्रदर्शन के आधार पर युवकों को रोजगार देना, कि जो कुश्ती में अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे रोजगार मिलेगा। मेलों में कुश्ती दंगलों का आयोजन करा के। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। ओके, आशय स्पष्ट कीजिए। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता
तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता तथा असफलता पर खिलखिला के हंस पड़ते थे। आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या बताया गया। कथाकार के रूप में प्रतिनिष्ठित लेखक ने इस कहानी में पहलवान की ढोलक से लिया गया है। इसमें लेखक ने कहा है कि अमावस्या की घनी काली रात महामारी का आतंक झेल रहे गांव के और लोग अधिक भयभीत कर रही थी। चारों ओर घने अंधकार और सन्नाटे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। ठीक है। ऐसे में कहीं से सिसकियाँ या पीड़ितों की जो आहें निकली तो वे भी सन्नाटे में दबकर रह जाती थी और अंधकार तथा निस्तब्धता का साम्राज्य अपनी विजय पर खुशी प्रकट करता था। भाव यह है कि इतनी भयानक स्थितियाँ थी कि निस्तब्धता तोड़ने का थोड़ा प्रयास व्यर्थ हो जाता था। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। समझ आ गया कि लेखक इसमें क्या बताना चाह रहा है कि कितनी शांति थी उस समय जब महामारी फैली हुई थी। रात्रि के समय अमावस्या की घनी काली रात महामारी का आतंक झेल रहे गांव को और अधिक भयभीत कर रही थी। चारों ओर घने अंधकार और सन्नाटे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। ऐसे में कहीं से सिसकियाँ या पीड़ितों की आहें निकलें तो वे भी सन्नाटे में दबकर रह जाती थी और अंधकार तथा निस्तब्धता का साम्राज्य अपनी विजय पर खुशी प्रकट करता था। भाव यह है कि इतनी भयानक स्थितियाँ थी कि निस्तब्धता तोड़ने का थोड़ा प्रयास व्यर्थ हो जाता था। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने करा दिया आपको। क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस लेसन को अच्छे से पढ़ लेना, सारे आंसर्स को अच्छे से सुनना समझना। कोई डाउट हो तो अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर करना। ठीक है बेटा। अपने डाउट्स अपने मन में मत रखना। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते और ऐसा कोई वो नहीं है कि मेरी ही लैंग्वेज वाले आंसर आपको लिखने हैं। आपको अपने आप आंसर अच्छे से बनाना आ रहा है तो आप आंसर को दूसरा आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो कंप्लीट हो गया चैप्टर। मैं इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगी और आप अपनी होमवर्क नोटबुक में लेखक परिचय क्वेश्चन आंसर प्रॉपर तरीके से करते जाओ। ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है और अपनी स्टडी भी प्रॉपर तरीके से रेगुलर रखो। ठीक है। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। कोरोना की वजह से हमारा समय बहुत बीत गया है। अब जो समय बचा है उसे हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, तो उस समय का सदुपयोग करें। ओके बेटा। थैंक यू।